नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नशीब ग्वालियर से। जैसा कि हमने कल रूमेटोलॉजी का एक लेक्चर देखा था, उसमें देखा था आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। वो है हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस डिजनरेशन। ऑस्टियो आर्थराइटिस डिजनरेशन यानी रूमेटोलॉजी में एक और टाइप आप देखेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। वो जो टाइप था वो किस एज में हो रहा था, उसके क्या फीचर थे, ये हमने कल जाना और उनके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाना। आज हम इस टाइप के बारे में जानेंगे कि ये कॉमनली किस एज में होता है। दूसरा, इस तरह की आर्थराइटिस में क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और इसमें मोस्टली कॉमन यूज होने वाली होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या डिजनरेटिव आर्थराइटिस है, नाम से ये क्लियर है डिजनरेशन। दोस्तों, नेचर ने जो हमें पावर दी है उसका एक बड़ा प्यारा सा रूल है। नेचर अकॉर्डिंग टू नीड हमें पावर देती है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हमारी पावर बढ़ाती जाती है। नेचर उसे मालूम है कि जिंदगी लंबी है और अभी इसको और पावर देना है और पावर देना है। जैसे ही हमारी उम्र ढलने लग जाती है तो नेचर को पता है कि अब आपका समय पूरा होने की ओर है, तो अब आपसे पावर जो उतनी थी उससे अब धीमे 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 छीन ली जाती है आपसे। ये खूबसूरत रूल है हमारे नेचर का। तो इस एज में हो क्या रहा है, एक डीजनरेटिव प्रोसेस चालू हो जाती है एवरी ऑर्गन के अंदर। तो हमारे जॉइंट्स के अंदर भी एक एज में आके एक डीजनरेशन चालू हो जाता है। वो डीजनरेशन धीमे 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 एक समय आकर अगर वो इन्फ्लामेशन का रूप ले ले, अगर वहां बोन फ्रैक्शन होने लग जाए, तो उस तरह की आर्थराइटिस को हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्रॉनिक प्रोग्रेशन। अगर आप फोकस करेंगे तो ये लफ्ज इसमें है, उसमें नहीं था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये लफ्ज वहां यूज हमने नहीं किया था। ये प्रोग्रेसिव है, यानी ये धीमे 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 बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑस्टियो आर्थराइटिस इज अ जॉइंट इन्फ्लामेशन। किस बात का रिजल्ट सही है, कार्टिलेज जो थे हमारे वो डिजनरेट होने लग गए। अगर आप पिक्चर को ठीक से देखें जो मैं यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, देखिए इनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो रहा है, हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, फ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक हेल्दी जॉइंट्स, एक डिजनरेटिव जॉइंट्स, दोनों के बीच एक कार्टिलेज देखिए, गैप देखिए। धीमे धीमे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, वैसे वैसे इनके बीच का गैप जो है खत्म होता जाता है। ठीक, तो ये फ्रैक्शन होने लग जाती है और इसी वजह से हमें पेन होगा। ठीक, अब बात करते हैं इस तरह की आर्थराइटिस में वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमें जल्दी लेके जाएंगे इसकी तरफ। जैसे हमने कल भी देखा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उसमें भी आपने कुछ रिस्क फैक्टर देखे थे। तो ऐसे ही इसमें देखना है। इसमें है हमारा सबसे पहला कॉमन है ओल्ड एज, जो कि ये डिजनरेटिव प्रोसेस है। तो डिजनरेटिव प्रोसेस हमारी होती ही ओल्ड एज में। वहां सॉरी मिडिल एज आप देख रहे थे कॉमनली, यहां भी ब्यूमन है, जो कि देखा जाता है मैक्सिमम टाइम में मीनोपॉज के बाद फीमेल की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो यहाँ ओल्ड एज, वुमेन, ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं उनको कॉमनली जॉइंट की समस्या देखी गई है। इंजरी हो जाए, रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है जॉइंट्स पे, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं आप, जेनेटिक बोन डिफॉर्मिटी है आपको, या फिर डिफेक्टिव कार्टिलेज है आपके, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिक डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरह कुछ फैक्टर हैं वो आपको जल्दी एक एज से पहले ही आपको इस डिजीज की तरफ लेके जाएंगे।
अगर मैं इसकी इटियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे हमने इस इटियोलॉजी को दो टाइप में बांटा है दोस्तों। एक है हमारी प्राइमरी, जिसको हम बोलेंगे आइडियोपैथिक, जहां पे आपको कुछ केस ऐसे मिलेंगे जहां एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं मिलेगी। दूसरा डाला दोस्तों हमने सेकेंडरी यानी आइडेंटिफिएबल कॉज, जहां हम कॉज को ढूंढ सकते हैं। वो कॉज कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी, ट्रोमा, स्ट्रेस, सर्जरी या कंजेनाइटल एनोमलीज या एबनॉर्मलिटी। दूसरा गाउट, जब मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, वो भी कॉज करता है इस डिसीज को। डायबिटिक लोगों में कॉमन देखने को मिल जाएगा, जिनको ब्लड डिसऑर्डर है उनको कॉमनली देखने को मिल जाएगा, या किसी को अदर हार्मोनल डिसऑर्डर है दोस्तों, तो भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उन लोगों में कॉमन देखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने देखे जिनकी वजह से हमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकती है। आगे देखेंगे दोस्तों हम, अगर इस डिसीज को, कि पैथोलॉजी को हम ठीक से समझें तो क्या, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है साइनोवियल फ्लूइड की। अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे तो फ्लूइड के होने से फ्रिक्शन नहीं होता, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। अगर फ्लूइड हटा दिया वहां से हमने, डीमिनरलाइजेशन कर दिया बोन को, ऑस्टियोफाइट्स वहां बन जाएंगे, जो उनका गैप था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन हो लग जाएगा जॉइंट्स में। जैसे ही फ्रिक्शन होगा, टकराएंगे, तो पेन की फीलिंग होगी आपको, और एक समय आने पर वो इतने स्टिफ हो जाएंगे कि आप चल भी नहीं पाएंगे। जैसा कि आपने अपने आसपास कई बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, बिल्कुल स्टिफ पड़ जाते हैं, बहुत पेन होता है और वो एवं पकड़ के रह जाते हैं, चल भी नहीं पाते। अगर ऐसे कोई मरीज आपके पास है तो उनके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों? तो वो सिम्टम है पेन और टेंडरनेस। अगर इसे सिंपल भाषा में बोलूं तो डिस्कम्फर्ट, जब वो चलेंगे या फिर वो कोशिश करेंगे वजन लेने की अपने पैरों पर, तो वो कंफर्ट फील नहीं करने वाले हैं, साहस नहीं जुटा पाएंगे, बिल्कुल जकड़ जाएंगे उनके पैर। ठीक, स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी अगर जबरदस्ती आप चलाने की कोशिश करेंगे जॉइंट्स पे। बहुत ज्यादा दूर आप चल नहीं पाएंगे, जो आपकी रेंज है वो घट जाएगी। क्रंची साउंड आएंगे, क्रैकिंग साउंड आएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप रेत में चाकू मार रहे हैं, ऐसा टकरा रहे हैं बोन एक दूसरे से, और ना फ्लूइड है ना कार्टिलेज है, अब ग्रेटिंग सेंसेशन आएगा आप। तो ये जनरली घुटनों में, हाथ में, है ना, या जो जॉइंट्स हमारे वजन सहन करते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, उन जॉइंट्सों में कॉमनली देखने को मिलती है इसके जो सिम्टम्स है। अफेक्टेड जॉइंट्स ये ज़्यादा होते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस तरह की आर्थराइटिस की जांच की, जैसे कि हमने कल देखा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हम आर ए फैक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, उसी के बेस पे हम डायग्नोसिस बना रहे थे। यहाँ कॉमन है, हालांकि आप एक एज, दूसरा एक्सरे भी करा लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, गैप आपको रिड्यूस मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, एक तो एज, दूसरा आप एक्सरे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं एलोपैथिक साइड से, तो वहाँ पे सिर्फ एनएसआईडी या एनाल्जेसिक और हद से ज़्यादा स्टेरॉइड दे सकते हैं वो। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो बेहतर फील करा सके। पेशेंट परेशान हो जाता है, कब तक मैं ये दवा खाऊं, फिर वो आता है होम्योपैथी के पास। तो होम्योपैथी में भी हम उनको सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की सलाह दें, साथ साथ अपनी अच्छी बेल्ड चॉइस, जो चूज की हुई मेडिसिन है, जो सेलेक्ट की हुई मेडिसिन है सिम्टम के आधार पर, वो आप उनको प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, धीमे धीमे जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, बहुत तेज नहीं करना है, ये बताना है उनको, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और कोशिश करें, अगर ओबेस पेशेंट हैं तो वो अपना वेट लॉस करें, डाइट में बदलाव करें, उनसे बोले, ठीक, बहुत ज़्यादा घुटना मोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मना करें कि ऐसी पोजीशन में ना बैठे, प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर डाइट लें। अगर इन सब से बात नहीं बन रही है, कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, तो फिर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। अगर वो ऐसी कंडीशन में नहीं है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके परेशान हो चुके हैं दोस्तों, तो फिर वो होम्योपैथी का सहारा जब वो लेने आते हैं, तो हालांकि मैं अपने हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो वेल सेलेक्टेड रेमेडी है वही उनको दें, जो उनके सिम्टम के आधार पे है, जो आप चूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो रेमेडी दें, उसका कोई जवाब नहीं होता। दूसरा, अगर आप उस कंडीशन में नहीं है, या उतने सिम्टम नहीं मिल रहे हैं आपको, उतना टाइम नहीं है, या जो भी कंडीशन है, तो कई सारी रेमेडी ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमन केस में
इंडिकेट होती ही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ब्रायोनिया, अगर ब्रायोनिया को सिम्टम देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हम, तो पेनफुल कंडीशन मिलेगी। यहाँ पेन आराम किससे मिल रहा है उसको, रेस्ट करने से, और एग्रेवेशन किससे होगा, मोशन से। जबकि रेस्टॉक्स को आप देखेंगे वहां उल्टा है, वहां कंटिन्यूस मोशन से रिलीफ है, रेस्ट करेंगे तो एग्रावेशन हो जाएगा, रेडनेस है, स्वेलिंग है, हॉट मिलने वाला है। हेक्ला लावा एक वंडरफुल रेमेडी दोस्तों, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की अच्छी रेमेडी मानी गई है। इसमें जो खास बात है वो एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ देखने को मिलती है दोस्तों। डिजेनेशन तो है ही, चूंकि हम पढ़ी वो डिसीज रहे हैं। लीडम पाल को आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली लेफ्ट साइड के लिए इंडिकेटेड रेमेडी है। मोशन पे यहाँ एग्रावेशन है, रेस्टॉक्स से उल्टा हो रहा है। यहाँ पे बेंजोइक हर्ट को अगर आप देखते हैं तो ये रेमेडी ही जानी जाती है हमारी गाउटी और रूमेटिक डायथिसिस के लिए। इसमें टीयरिंग और स्टिचिंग पेन होता है, स्पेशली लार्ज जॉइंट में। रेडनेस और स्वेलिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, इसमें यूरिन के सिम्टम भी आपको देखने को मिलते हैं। जो पेन है इसका दोस्तों, वो स्पेशली नाइट में पेशेंट लेके आता है, कंप्लेंट एग्रावेट होता है। रेस्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो कंप्लेंट देखने को मिलेगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है ही, वंडरफुल रेमेडी है। इवन जो लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते होम्योपैथी, वो भी इस रेमेडी से कई सारे पेशेंट ठीक कर चुके हैं। उनको कुछ और आए ना आए, रेस्टॉक्स तो उनको आती ही आती है। तो अगर आप एक होम्योपैथ हैं तो कम से कम रेस्टॉक्स के बारे में तो जान ही लें। यहाँ पे लेमनेस, बिल्कुल लंगड़ा सा हो जाएगा पेशेंट हमारा, मूव नहीं कर पाएगा, धीमे धीमे कोशिश करेगा मूव करने की, कुछ दूर तक जाएगा तो उसको आराम मिलने लग जाएगा कंटिन्यूस मोशन से। और डैम्प वेदर जो है वहाँ पे इसको एग्रावेशन है। तो दोस्तों कोशिश करें आप अपनी पैथी को समझने की, एलाइड को समझने की, उसके बेस पे अपनी डायग्नोसिस बनाने की, और एक अच्छी रेमेडी को चूज करके अपने पेशेंट को रिलीफ कर देने के। दोस्तों हम रूमेटोलॉजी की कड़ी में आगे एक और टाइप देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।